डीएनए मित्रों, 95 साल बाद देश में जाति की गिनती होने वाली है। आजादी के बाद यानी स्वतंत्र भारत में पहली बार पता चलेगा कि देश में किस जाति की आबादी कितनी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए 40 सवालों की आज एक लिस्ट जारी की है। इसमें दूसरे महत्वपूर्ण सवालों के अलावा जाति से जुड़ा सवाल भी है। ये हम आपको अब न्यूज वॉल पर दिखा देते हैं। जनगणना 2027 के सवालों की सूची में जाति से जुड़ा सवाल 10वें नंबर पर है। इसमें एससी एसटी के साथ जाति शब्द भी जोड़ा गया है, यानी सरकार अब आपसे पूछेगी कौन जात हो। और ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आज जो गजट आया है उसमें 10वें नंबर पर अनुसूचित जाति ऑब्लिक अनुसूचित जनजाति इसमें लिखा हुआ है और ऑब्लिक करके जाति लिखा हुआ है। आज आपको जानना चाहिए कि आपकी जाति जानकर शासन क्या करेगा। सरकार आखिर क्यों आपकी जाति जानना चाहती है। आज आपको यह भी पता चलेगा जातीय जनगणना के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। मित्रों, इससे पहले 2011 की जनगणना के फॉर्म में 29 सवाल थे। इसमें सिर्फ एससी एसटी का विकल्प था। अगर आप इन दोनों समुदायों में से किसी एक से आते हैं तो उनकी गिनती होती थी। बाकी जाति के लोगों के लिए जानकारी देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 2027 की जनगणना के लिए एससी एसटी के साथ जाति शब्द भी जोड़ा गया, यानी आपको स्पष्ट तौर पर बताना पड़ेगा कि आप किस जाति से आते हैं। आप अपनी जो जाति घोषित करेंगे उसे जनगणना कर्मी अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे। जाति समेत सभी 40 सवाल पूछने की शुरुआत फरवरी 2027 से होगी। जनगणना कर्मी घर घर जाकर हर व्यक्ति की दूसरी जानकारियों के साथ साथ जाति के बारे में भी पूछेंगे। हालांकि कुछ पहाड़ी राज्यों में इसकी शुरुआत इसी साल से हो जाएगी। अभी तक तो कोट पर जनेऊ पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, चर्च जाते हैं तो क्रॉस पहनते हैं। अब जब जातीय जनगणना होगा तब इनको बताना होगा न कि इनके दादाजी फिरोज गांधी, इनकी दादी इंदिरा गांधी, इनके पिता राजीव गांधी और राहुल गांधी। अब आप क्या हो, जात तो बताना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कास्ट सेंसस का डिटेल्स ही हमारी मांग थी, तो वो मांग पूरी हो रही है। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए कि जातिगत जनगणना कराने में 95 साल क्यों लग गए। आजादी के बाद जाति के सवाल को जनगणना से क्यों हटा दिया गया और अब इसे फिर से क्यों सेंसस के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या यह कोई राजनीतिक मजबूरी है? इसके लिए आपको पहले जनगणना का इतिहास जानना चाहिए। मित्रों, भारत में जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में 1872 में हुई थी, लेकिन इसमें जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। पहली बार जातिगत जनगणना 1881 में कराई गई, यानी 145 साल पहले। इतिहासकारों के मुताबिक अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद जानबूझकर भारतीयों की एकता तोड़ने के लिए जनसंख्या में जाति को जोड़ा। इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना के साथ साथ जाति का भी आंकड़ा जुटाया जाता रहा। अगले 50 सालों तक लगातार जनगणना के साथ जाति के आंकड़े भी जुटाए जाते रहे, लेकिन यह सिलसिला 1931 में खत्म हो गया। उस समय आखिरी बार जातिगत जनगणना कराई गई थी। 1941 की जनगणना में जाति से जुड़े आंकड़े जुटाए तो गए थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण जनगणना के पूरे आंकड़े सामने नहीं आ पाए। स्वतंत्रता के बाद यानी 1951 की जनगणना में केंद्र सरकार ने जातियों का आंकड़ा जुटाना बंद कर दिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातियों की आबादी की गिनती बंद कर दी गई और यही व्यवस्था अब तक चल रही थी। 2011 यानी आखिरी जनगणना में केंद्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन जाति के आंकड़े कभी प्रकाशित नहीं किए गए। सवाल ये कि जो व्यवस्था आजादी के बाद अभी तक चल रही थी, जिसको लेकर कुछ साल पहले तक व्यापक सर्वसम्मति थी, वो अब जाकर क्यों बदली जा रही है। आखिर जातियों की गिनती की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको पता होना चाहिए जातिगत जनगणना बंद क्यों की गई, इसके पीछे तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने क्या दलील दी थी। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि कांग्रेस का उस समय क्या रुख था और अब वो जातीय जनगणना को लेकर क्या कह रही है। मित्रों, 1951 में जाति की गिनती बंद करने का फैसला कानून बनाकर नहीं लिया गया, बल्कि सरकार ने नीति के रूप में जातिवाद गणना नहीं करने का निर्णय लिया। इसके पीछे पहला कारण यह था कि जाति की दीवार को कम किया जाए। स्वतंत्रता के बाद जाति आधारित पहचान से आगे बढ़ने पर जोर था। अगर जाति को लगातार गिना जाता तो लोगों की एकजुटता कमजोर होने की आशंका थी। इसके अलावा एक कारण औपनिवेशिक विरासत से जुड़ी दूरी
बनाना भी था। सरकार ने ब्रिटिश शासन की व्यवस्था को बदलने का निर्णय लिया। वहीं SC/ST की गिनती जारी रखी गई क्योंकि उनके प्रतिनिधित्व और आरक्षण के लिए जनसंख्या की जानकारी जरूरी थी। सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इसके पक्ष में नहीं थी। 1979 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था। जब 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट इंदिरा सरकार को सौंपी गई तो उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। जाति आधारित राजनीति का जवाब देने के लिए इंदिरा गांधी ने एक नया नारा गढ़ा, न जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। 1990 में जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया तो राजीव गांधी ने इसे देश को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश बताया था। 6 सितंबर 1990 को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राजीव गांधी ने कहा था, यह सरकार जातिवाद में निहित स्वार्थ पैदा कर रही है और देश को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कांग्रेस 90 के दशक तक जाति की राजनीति का जोरदार विरोध करती रही। इसके विरोध की कीमत भी कांग्रेस को चुकानी पड़ी। मंडल की राजनीति में यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती गई और यह सिलसिला आज तक जारी रहा। स्वतंत्रता के बाद 7 बार जनगणना हुई लेकिन जाति की गिनती नहीं की गई। समाज को जातियों में बांटने के डर से कभी भी देश में जातिगत जनगणना की इजाजत नहीं दी गई। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी यही हुआ, यानी जनगणना में जाति की गिनती न करने को लेकर दोनों पार्टियों की राय एक जैसी थी। 2011 में यूपीए सरकार के दौरान जाति की गिनती की भी गई तो उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर अचानक जातिगत जनगणना की मांग ने जोर क्यों पकड़ा? जो कांग्रेस नेहरू, इंदिरा और राजीव के समय में जातिगत जनगणना का विरोध करती थी वो इसकी मांग क्यों करने लगी? जो केंद्र सरकार पहले इसके लिए तैयार नहीं थी उसने इस पर हामी क्यों भर दी? मित्रों, इसके पीछे ओबीसी की राजनीति में बीजेपी का बढ़ता दखल है। 2014 के चुनाव से ओबीसी बीजेपी की तरफ बढ़ते गए। CSDS के एक सर्वे के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच बीजेपी के लिए ओबीसी का वोट दोगुना हो गया है। 2014 में जहां 22% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया था, वहीं 2019 में यह बढ़कर 44% हो गया। 2017 और 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे ओबीसी का समर्थन एक बड़ा फैक्टर था। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 40% से 44% के बीच ओबीसी वोट हासिल किए। वहीं 2022 में भी बीजेपी गठबंधन को 40% से अधिक ओबीसी वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। विशेष रूप से गैर यादव ओबीसी वोट पर बीजेपी की पकड़ मजबूत रही। इन नतीजों ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि बीजेपी को मात देने के लिए ओबीसी वोट को साधना जरूरी है। इसके लिए पहला कदम जातिगत जनगणना की मांग थी। अगर जनगणना से आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि होती कि ओबीसी की संख्या ज्यादा है तो आरक्षण 27% से ज्यादा करने की मांग मजबूत होगी। यही वजह है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर करने लगी। 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी बीएसपी संस्थापक कांशीराम की तरह नारा देने लगे, कहने लगे जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, यानी आबादी के मुताबिक आरक्षण मिलना चाहिए। सोचिए, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, लेकिन 40 साल बाद राहुल गांधी आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग करने लगे। वो इसे समाज का एक्सरे बताने लगे। कांग्रेस ने तेलंगाना और कर्नाटक में जातिगत सर्वे भी कराया। बिहार में महागठबंधन सरकार के समय जातिगत सर्वे कराया गया जिसमें कांग्रेस भी भागीदार थी। जाति सर्वे के आंकड़ों के आधार पर बिहार में आरक्षण 50 से बढ़कर 65% कर दिया गया। हालांकि बाद में इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा भी मिला। जातिगत जनगणना और संविधान बचाओ के नैरेटिव के कारण यूपी में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। इस सब के बीच पिछले साल अप्रैल में केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ जाति की जनगणना कराने का फैसला लिया। यानी जातिगत जनगणना कराने का फैसला बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले लिया गया था। वहां जातिगत जनगणना विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर था, लेकिन सरकार ने जनगणना में जातियों की गिनती कराने का फैसला लेकर इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनने दिया। बिहार के नतीजों में भी असर दिखाई दिया। यहां एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीती, जबकि जातिगत जनगणना की सबसे ज्यादा मांग करने वाले महागठबंधन के खाते में सिर्फ 35 सीटें ही आई। अब जाति से जुड़ा सवाल यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले जारी किया गया है। खास बात यह है कि अब जब जातिगत जनगणना शुरू होगी उस समय यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव का प्रचार भी शुरू हो जाएगा।
यानी बिहार की तरह यूपी चुनाव में भी विपक्ष को शायद जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने का मौका नहीं मिलेगा। मित्रों, कांग्रेस जो मांग लंबे समय से कर रही थी वो पूरी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद वो नाराज है। कांग्रेस को इस पर आपत्ति है कि जाति से जुड़ा सवाल पूछने में बिहार या तेलंगाना का मॉडल क्यों नहीं अपनाया गया। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए कि जातीय जनगणना कराने से क्या असर होगा। जब जाति की गिनती हो जाएगी तो फायदा गरीबों को मिलेगा या राजनीतिक पार्टियों को? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जाति के आंकड़े आने से विवाद और बढ़ेगा? जातियों के आंकड़े का राजनीतिक इस्तेमाल तो शुरू नहीं हो जाएगा? मित्रों, जब जातियों की हिस्सेदारी के बारे में सटीक आंकड़े मिलेंगे तो सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में सुविधा होगी। ओबीसी श्रेणी के भीतर कुछ प्रभावशाली जातियों को ही अब तक आरक्षण का ज्यादातर लाभ मिला है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी आरक्षण का 97% लाभ सिर्फ 25% ओबीसी जातियों को मिला है। आंकड़े मिलने से उन जातियों की पहचान होगी जो आज भी हाशिए पर हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर ओबीसी की संख्या दावे के मुताबिक 50% से ज्यादा होती है तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग भी तेज होगी। इससे सामाजिक तनाव के हालात बन सकते हैं, जैसा मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के बाद 90 के दशक में हुआ था। अलग अलग जातियों के बीच नौकरियों, संसाधनों और राजनीतिक प्रभुत्व को लेकर होड़ बढ़ सकती है। अगर सामाजिक तनाव फैला तो बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को चुनौती मिलेगी। उसे नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार करना होगा। डीएनए मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए कि जातिगत जनगणना से अलग अलग जातियों की आबादी को लेकर क्या आंकड़े सामने आए थे। पहली जातिगत जनगणना के समय यानी 1881 में पूरे देश की जातियों की कोई एक निश्चित संख्या आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई। उस समय भारत की कुल जनसंख्या 25 करोड़ 38 लाख थी। इसमें ब्राह्मणों की आबादी 1 करोड़ 37 लाख बताई गई, जबकि राजपूतों की करीब 71 लाख, यानी ब्राह्मण करीब 5% थे जबकि राजपूत करीब 3%। बाद के वर्षों में जब ब्रिटिश शासन के दौरान जातियों की गिनती को और अधिक व्यवस्थित किया गया तो आंकड़े स्पष्ट होने लगे। 1901 की जनगणना में कुल 1646 जातियां और उपजातियों को दर्ज किया गया। वहीं आखिरी जातिगत जनगणना यानी 1931 तक जातियों और उपजातियों की संख्या बढ़कर 4147 हो गई थी। उस समय देश की कुल आबादी लगभग 35 करोड़ थी। इसमें ब्राह्मणों की आबादी 1.5 करोड़ थी, जाटवों की आबादी 1 करोड़ 20 लाख थी, यादवों की संख्या 96 लाख और राजपूतों की 81 लाख थी। हालांकि ये वो दौर था जब मौजूदा पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। पिछले 95 वर्षों में भारत की भौगोलिक सीमा में काफी बदलाव आया है। आज भारत की जनसंख्या में किस जाति की कितनी आबादी है, इसे लेकर कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। जिन राज्यों ने कास्ट सर्वे कराया उन राज्यों की जातिगत आबादी के बारे में तो बताया जा सकता है, लेकिन पूरे देश को लेकर कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि इस जाति की आबादी भारत में इतनी है तो वो केवल एक अनुमान है। हालांकि 2027 की जनगणना के बाद ये स्थिति बदल जाएगी। यहां आपको जातिगत जनगणना को लेकर एक और महत्वपूर्ण तथ्य जानना चाहिए। कर्नाटक में पिछले साल जब दोबारा जातिगत सर्वे कराया गया तो 4,22,000 परिवारों ने अपनी जाति बताने से इनकार कर दिया। इनमें मशहूर आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति शामिल हैं। सुधा मूर्ति राज्यसभा सांसद भी हैं, यानी ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपनी जाति बताने के लिए तैयार नहीं है। मित्रों, अंत में आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में अभी कितनी जातियां हैं। केंद्रीय सूची यानी केंद्र सरकार की लिस्ट के मुताबिक भारत में ओबीसी की 2650 जातियां हैं, एससी में कुल 1170 जातियां हैं, जबकि एसटी में 890। इसके अलावा सवर्ण जातियां भी हैं, यानी कुल मिलाकर 4700 के करीब है। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद जातियों को गिनना और उनका व्यवस्थित डेटा तैयार करना भी कम चुनौतियों से भरा काम नहीं है।